नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका अपने एबीपी राज सर क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 2023 का जो सेट नंबर 5 है, ईएन सेट, जो कि बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा गया है। तो बच्चों, देखते हैं इसके जो भी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको सिखाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए, पहले पूरा एमसीक्यूज देखेंगे, फिर इनके जो लॉन्ग टाइप हैं, शॉर्ट टाइप हैं, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है वस्तु की दूरी होगी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र के आगे। तो बच्चों, आपको बताना है। तो बच्चों, आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? और आपके पास ऑप्शन क्या है? हरा, पीला, लाल, बैंगनी। तो बच्चों, किस पर होता है? लाल रंग पर। विचलन न्यूनतम लाल रंग पर होता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अवतल लेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, आवर्धन लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए। वो तो बच्चों उत्तल होता है, उत्तल मतलब पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में। तो बच्चों, यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? आप देख लीजिए। पश्चिमाभि मांसपेशियाँ, नेत्र लेंस, पुतली, कार्निया। तो बच्चों, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। तो बच्चों, सही सूत्र क्या है? P + IR, या P बराबर I²R, या P बराबर V²R, या ऑप्शन डी P बराबर IR²। तो बच्चों, क्या हो जाएगा? P बराबर I²R। क्या हो जाएगा? P बराबर I²R। अब अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन ए, शून्य होता है, ऑप्शन बी, सभी वस्तुओं पर समान होता है, ऑप्शन सी, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन डी, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो क्या होता है बच्चों आंसर? सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति की आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो बच्चों, क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को बच्चों देखिए, आर्सेनिक तत्व है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, या निष्क्रिय है? तो बच्चों, क्या है? अधातु है। क्या है बच्चों? अधातु है। अगले क्वेश्चन पर बच्चों चलिए, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। तो प्रोपेन क्या है बच्चों? CH3-C2-CH3। तो बच्चों, ऐसे करके इसको सिंगल बॉन्ड बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बच्चों, आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए, मेथ एथ प्रोप क्या हो गया? तीन मिल जाते हैं तो 3 कार्बन होने पर प्रोप हो जाता है। तो क्या होगा? प्रोपेन।
एन लगता है, सिंगल बॉन्ड में एन लगता है बच्चों। तो ये हो गया आपके इतने क्वेश्चन। अब बच्चों अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? Fe2O3 प्लस 2Al, फिर इसके बाद में Al2O3 प्लस 2Fe। तो बच्चों ये आपको बताना है वियोजन अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है, संयोजन बच्चों संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया होती है। तो बच्चों क्या आंसर हो जाएगा आपका? विस्थापन अपक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अपक्रिया। अब अगले क्वेश्चन पर बच्चों बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁻7 मोल लीटर होता है। असत्य पूछ रहा है। हाइड्रो ऑक्साइड आयन सांद्रण का मान 10⁻⁻7 मोल लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। यह पीएच का मान 0 होता है या पीएच का मान 7 होता है। तो बच्चों आपका असत्य कथन है, पीएच का मान 0 होता है, ये असत्य कथन है आपका। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न आपको देखना है। देखिए अब इस प्रश्न को क्या लिखा है? एसिटिक एसिड ए, और इसमें देखिए साबुन के निर्माण में एथेनॉल मतलब किसका किसमें प्रयोग होता है? एथेनॉल का प्रयोग किसमें होता है? इन 4 में, मतलब मिलाना है। फिर आपको इनमें से भर के सही आंसर करना है। तो बच्चों देख लीजिए, पहले को आपको थर्ड से मिलाना है, पहले को आपको थर्ड से। एसिटिक एसिड जो होता है सिरका के निर्माण में होता है। ठीक प्यारे बच्चों। और इसके बाद में बी को आपको एथेनॉल जो है उसको बी को आपको 2 से मिला देना है, मतलब ऐसे मिला देना है 2 से। ठीक। अब बच्चों जो सी है, सी को आपको फर्स्ट से मिलाना है। कास्टिक सोडा का निर्माण, कास्टिक सोडा का प्रयोग किसके लिए होता है? साबुन के निर्माण में। ठीक। और अपमार्जक को बच्चों कपड़ा साफ करने में। ठीक। तो ऐसे पहले का तीसरा ऐसे करके आप मैच करके इसको, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में बच्चों बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 से कम तथा 0 से अधिक, 7 से अधिक तथा 14 से कम, 0 या 7। तो बच्चों क्या होता है पीएच मान? फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 7 हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आप देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? ऑक्सीजन, CO2, जल, ग्लूकोज। तो क्या नहीं होता बच्चों? ऑक्सीजन। क्या नहीं होता? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, पित्त का संश्लेषण होता है पित्राशय में, यकृत में, आमाशय में। तो किसमें होता है बच्चों? पित्त का संश्लेषण होता है यकृत में। किसमें होता है? यकृत में। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या होती है, ये बच्चों आपको बताना है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए बच्चों, तो आपको बताना था कि मनुष्य हृदय में कोशिकाओं की संख्या होती है 4, 2, 6, 8। तो बच्चों कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। पुनरुद्ध भवन होता है, तो पुनरुद्ध हाइड्रा और पैलिनिया में क्या होता है? पैलिनिया में। तो ये बच्चों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है ब्रोफिलम अजूबा में, आलू में, चने में, गुलाब में। तो बच्चों किसमें होता है? गुलाब में। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा गुलाब में। डार्विन प्रसिद्ध है जीवन की उत्पत्ति हेतु, प्रकृति वर्ण सिद्धांत हेतु, आनुवांशिक विज्ञान हेतु
जैविक विविधता हिंद, तो किसके लिए बच्चों? आनुवंशिक विज्ञान के लिए। किसके लिए? आनुवंशिक लिए। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो बच्चों डेनमार्क, भारत, चीन, जर्मनी। तो किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। ठीक प्यारे बच्चों, ये हो गए MCQs क्वेश्चन। अब हम बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न देख लीजिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। तो बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं, आपको 4 नंबर में आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में। तो अब इसको तो बच्चों अब देखते हैं खंड बा पर उपखंड का प्रश्नोत्तर नंबर 1। दर्पण की फोकस दूरी के लिए बच्चों सूत्र होता है F बराबर R/2। तो जो बच्चों फोकस दूरी थी वो 40 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर बट जो 2 है तो अब इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 मतलब -20 सेंटीमीटर। अब आगे देखेंगे जो U का वस्तु के प्रतिबिंब की जो दूरी थी वो कितनी थी? -15 सेंटीमीटर और V ज्ञात करना था। तो फिर बच्चों आगे हम सूत्र लगाएंगे 1/b + 1/u बराबर 1/f से। तो बच्चों सूत्र फिर क्या होगा? 1/b + 1/-15 मतलब 15 बराबर -1/-20। प्यारे बच्चों अब आगे देखिए, आगे आपने क्या किया है कि आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आप इसके अंश को जो है हर को बराबर करेंगे। तो आपको हर बराबर करना पड़ेगा। तो आप पहले हर बराबर करेंगे। जैसे ही हर बराबर करने के बाद में आपका 1/v बराबर 1/60 आएगा। तो v बराबर 60 सेंटीमीटर बच्चों हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों m बराबर -v/u बराबर -60/-15 बराबर 4 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब आभासी सीधा दर्पण के पीछे 7 सेंटीमीटर दूर 4 गुना बड़ा होगा। ये बच्चों आपको लिखना होगा। आप किरण आरेख जब बनाएंगे तो आपको ऐसे करके किरण आरेख बना देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना कर देना है आपको। अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रतिबिंबों को बनाने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए जब का नंबर पे क्या कह रहा है? वस्तु आभासी लेंस के सामने फोकस F और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो। दूसरा खा में क्या कह रहा है? वस्तु फोकस F और फोकस की दुगनी दूरी 2F के बीच रखी हो। प्रतिबिंबों की प्रकृति भी बताइए। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो अब दोनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बच्चों डालना पड़ेगा प्रश्न उत्तर संख्या जो भी है 2। प्रश्नोत्तर 2 का में अब लिखना है। सबसे पहले आपको चित्र बनाना था, तो आपको ऐसे करके चित्र बना देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको चित्र बनाने के बाद में इसमें लिखना है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा आभासी सीधा वस्तु के पीछे बनेगा। इतना आप लिख देंगे। अब बच्चों देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का खा में देखिए आपको फिर से चित्र बनाना है अच्छे से उसी चित्र में, और इसके विषय में अब लिखना है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा उल्टा वास्तविक 2F तथा अनंत के बीच बनेगा। ऐसे करके आपको लिख देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 20 वोल्ट की बैटरी से दिखाए अनुसार जुड़े हैं। गणना कीजिए। अब बच्चों ये बैटरी आपकी बनी हुई है ऐसे करके। पहला क्वेश्चन पूछा गया परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध बनाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा बतानी है। तो 2 क्वेश्चन है बच्चों, दोनों को देखेंगे। पहला बच्चों प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर तीसरे का
सबसे पहले तीसरे के काम में देखिए क्या लिखा हुआ था। जैसे ये चित्र बना हुआ है, हमने बना दिया अच्छे से। 10 तथा 40 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध R1 हो तो 1/R1 बराबर 1/10 प्लस 1/40 इक्वल। अब देखिए बच्चों, हर को बराबर करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई करके या तो एलसीएम लेकर के आप हर को बराबर कर देंगे, तो आ गया 5/40। तो आप इससे काट भी सकते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो बच्चों यहाँ पर बनेगा, जब इसको आप पलट देंगे तो R1 बराबर बनेगा 8 ओम। R1 बराबर बच्चों आया आपका 8 ओम। फिर हम लोग चलेंगे इसी प्रकार 30, 20 व 60 ओम प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में है। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R1 हो तो 1/R1 बराबर, फिर बच्चों इसको भी ऐसे करके आगे सॉल्व कर लेंगे। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। तो कितना आ गया 18 ओम। कितना आया इसका 18 ओम। अब आगे बढ़, अब प्यारे बच्चों देखिए तीसरे का ख नंबर। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा I बराबर V/R। तो जो बच्चों V1 जो V था, V 12 था और R कितना आया था 18। तो अब हम लोग इससे 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.68 एम्पियर बनेगा, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर। आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, घरों की वायरिंग में निम्नलिखित की उपयोगिता बताइए। मीटर, फ्यूज, वितरण बॉक्स, भूस्मस कर्णन। तो इनके विषय में बच्चों आपको बताना है। तो या करिए, ये अथवा करके लिखा है। एक धारावाही चालक में धारा का मान 0.5 एम्पियर है, इसकी लंबाई 2 मीटर है। यदि उसे 0.4 न्यूटन के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। और बच्चों ये आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। नंबर 1 चालक, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, चालक क्षेत्र की लंबवत है। ऑप्शन बी में बी का जो उत्तर देना, क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनता है। और सी क्षेत्र के समांतर है। तो बच्चों ये आपके 3 के उत्तर देने हैं। अब हम 1 बाय 1 देते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या चौथा। F बराबर IBL साइन थीटा सूत्र से पहले को हल कर रहे हैं। जो सारे मान दिए हुए थे हमने रख दिया और थीटा का मान 90 अंश रख दिए। अब सब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में 0.4 न्यूटन इसका आंसर निकल आया। इसी प्रकार अब बी को भी बच्चों उसी सूत्र से कर रहे हैं। F बराबर IBL साइन थीटा और ये सारे मान रख दिए ऐसे हमने, और इसका जो मान निकला है 0 न्यूटन आया है। अब देखिए बच्चों सी ऑप्शन वाला जो सी नंबर था क्वेश्चन, F बराबर इसमें भी IBL साइन थीटा रख दिया। तो I का मान जो था, फिर B का मान जो था, L का मान जो था, और साइन थीटा की जगह बच्चों 30 अंश बोला गया था तो 30 अंश कर दिया। लंबवत क्योंकि 90 अंश था, इसमें 30 अंश क्षेत्र की बात कर रहा तो 30 अंश रख दिया। और साइन 30 का मान 1/2 होता है, और सारा 2 से 2 काट करके मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर निकाला तो 0.2 न्यूटन निकला। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है, जो चौथा नंबर था, कह रहा था क्षेत्र के समांतर मतलब होता है, जब भी समांतर की बात कर दे तो मतलब जो थीटा का मान हो जाएगा वो 45 अंश हो जाएगा, मतलब 45 अंश हो जाएगा। तो IBL साइन थीटा हमने रखा, I का मान, B का मान, L का मान, और साइन थीटा की जगह समांतर बोल दिया गया है तो 45 अंश, लंबवत बोलेगा तो 90 अंश। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 45 अंश रख दिया। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। फिर इसको हल करने पर बच्चों आपका आया 0.14 न्यूटन। अब बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपखंड ख है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। नियोपेंटेन,
नियोपेंटेन का लिखना है, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल और खा में इसका लिखना है, और गा में बच्चों लिखना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और चौथे में घाघड़ी नंबर में लिखना है एसिटिलीन का भी बच्चों आपको करना है। और ये बच्चों सारे क्वेश्चन करने पर आपको यहाँ से 4 अंक मिलेंगे। तो बच्चों करते हैं 1 बाय 1। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे उपखंड खा, प्रश्नोत्तर संख्या 5। अब हमने लिखा था नियोपेंटेन का बच्चों, नियोपेंटेन का जो संरचना होगी ये ऐसे करके होगी, सिंगल बॉन्ड सी को CH3 से CH3 से CH3 से CH3 से कर देंगे। अब देखिए बच्चों, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का, इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, ऐसे करके CH3 CH कोष्ठ में OH CO2 CH3, तो 2 ब्यूटेनॉल। ठीक प्यारे बच्चों, अब आगे चलिए, आगे देखते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो इसको कैसे बनाएंगे, CCl3 COOH ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल। अब बच्चों देखते हैं लास्ट एसिटिलीन का क्या होगा, एसिटिलीन का देखेंगे H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, एथेनाइन बच्चों बनेगा। अब बच्चों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानता कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, और ये बच्चों आपके 6 अंक के लिए आएगा। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए बच्चों प्रश्नोत्तर नंबर 6, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती, कौन सी गैस निकलती, हाइड्रोजन, और Zn+H2SO4, फिर अभिक्रिया करने के बाद ZnSO4+H2O, ऐसे करके बना दिए। अब बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिखने हैं बच्चों, क्या होता है जब, इस टॉपिक को आपको बच्चों पढ़कर जाना है और आपके 6 अंक आने वाले हैं इससे। ठीक है, तो बच्चों इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। ठीक है, दूसरा ख नंबर क्वेश्चन क्या है, शुष्क बुझे चूने की अभिक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, जिप्सम को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। ये सारे बच्चों क्वेश्चन हैं, ये करिए, या तो फिर आपको क्या करना है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, या तो ये करिए या तो ये करिए। तो बच्चों 1 बाय 1 हम देखते हैं सब। तो बच्चों अब देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 7 का आंसर। चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित करने पर Ca कोष्ठ में CO2 प्लस CO2, अब अभिक्रिया करा रहे हैं बच्चों CaCO3 प्लस H2O, चूने का पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बराबर क्या बनाएगा, CaSO3 को बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनाएगा बच्चों, जल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, H2O मतलब जल। अब बच्चों अगले प्रश्न खा पर देखिए, शुष्क बुझे चूने की अभिक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराने पर, तो Ca कोष्ठ में OH2 प्लस Cl2 को गर्म करेंगे, फिर बच्चों क्या हुआ, Ca
Ca को बना दिया बच्चों, Ca लिख दिया, फिर क्या OCl2 प्लस H2O, तो बुझा हुआ चूने का ये सूत्र है। और ये बच्चों क्लोरीन गैस का है, Cl से मतलब क्लोरीन। अब बच्चों CaOCl2 को बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O, बच्चों ये हो गया आपका जल। ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, जिप्सम को गर्म करने पर क्या होता है, CaSO4 2H2O को जब गर्म करेंगे तो हमारा ये पूरा बन जाएगा, ये अपक्रिया हो जाएगी, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा इससे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समय ना बर्बाद हो इस वजह से बच्चों स्पीड में करा रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोडियम धातु की जल से अपक्रिया, जब ये है Na2 प्लस 2H2O, जब इसको आप जल से अपक्रिया करेंगे तो 2NaOH H बन जाएगा। यहाँ पर सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन जाएगा बच्चों, तो ऐसा आप कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों 7 नंबर तक क्वेश्चन हमारे हो गए थे। अब हम 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग कब और किसने किया, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों 8वां क्वेश्चन ये है, अब हम लोग इसको देखेंगे। तो बच्चों आप आंसर देखिए, उपखंड ग प्रश्नोत्तर संख्या 8 गुणसूत्र की सर्वप्रथम खोज स्टरबर्गर जो थे उन्होंने 1875 ईस्वी में की थी। फुलेडेयर 1888 ईस्वी में केंद्रक में पाई जाने वाली तंतु रूपी रचनाओं को गुणसूत्र नाम दिया था। तो बच्चों ये हो गया। अब गुणसूत्र के कार्य, गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने में सहायता करते हैं। इनको वंशागति का भौतिक आधार कहते हैं। अब बच्चों प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। समजात और समवृत्ति अंगों को समझाइए। तो बच्चों अब इसका भी आंसर देखते हैं। अब देखिए बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 9, समजात अंग, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। इनकी इस समानता को समजातता कहते हैं। ये बच्चों समजात अंग हो गए। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, घोड़े की उंगली, टांगे दौड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित छोटे हैं। इनके कार्यों में अंतर होते हुए भी इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति में समानता है। अब बच्चों देखिए, समवृत्ति अंग, ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न हो लेकिन कार्य में समान हो, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। उदाहरण, कीट, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं परंतु मूल रचना तथा उत्पत्ति भिन्न होती है। ये हो गया बच्चों आपका करेक्ट। अब बच्चों देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 10, प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण दीजिए। ये बच्चों आपका प्रश्न है, अब इसको देखते हैं। तो बच्चों देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 10, सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी क्यों समय ज़्यादा व्यतीत हो इन चीज़ों में, तो आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बच्चों महज आपके बोर्ड एग्ज़ाम के और 8-10 दिन बचे हुए हैं। तो इतनी कम टाइम में आपको बस जो चीज़ें मिल जाएं, आपको बस स्पीड में पढ़ लेना है, आप क्या ही नोट्स बनाने हैं भाई।
तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, जल्दी से देख लीजिए इसमें, तो कर लीजिए आप। अब बच्चों 11वां नंबर क्वेश्चन है, 6 अंक के लिए पूछा गया है, मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। बच्चों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अथवा करके आया, मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए तथा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों 2 में कोई एक क्वेश्चन करने, अब हम इनका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 11 बच्चों, प्रजनन के विषय में आप पहले देखिए, मादा जनन अंग, अंडाशय, मुखिका, ये सारी चीज़ें बच्चों दी हुई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से रिवाइज कर लीजिए इसका। ये देखिए ये लिखा हुआ है सारी चीज़ें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए। अब बच्चों आगे बढ़ते, अब देखिए बच्चों अंडवाहिनी, इसके विषय में भी लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारी चीज़ें। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए आप योनि वगैरह के विषय में लिखा है, गर्भाशय का पाद 6 भाग योनि कहलाता है। योनि के आधार पर तल पर स्थित मूत्राशय एक छोटी मूत्र मार्ग द्वारा योनि के पश्च भाग में खुलाता है, इसे मूत्रजनन पेशम कहते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सहायक जनन ग्रंथियाँ वगैरह, इनको आप पढ़ लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और आज की वीडियो बच्चों यहीं तक रहेगी। आपके सारे क्वेश्चन हो गए, एक सेट आपका 2023 का करा दिया है बच्चों। आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, वही सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं और हम लोग नई चीज़ों में भगते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।